Hello everyone, welcome to the Vedanta Education channel, and this is class for 12th science and chemistry class, as you can see, and we are talking about the topic and lesson is electrochemistry, and you can go through the electrochemistry chapter in the syllabus of CBSE, RBSE. It is unit number 3rd. ओके स्टूडेंट्स, तो आज अपन इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री जो यूनिट 3rd है हमारे सिलेबस की, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। देखिए, सबसे पहले आज अपन इसमें इंट्रोडक्शन की बात करते हैं, और इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री को पढ़ने से पहले जो हमारा थीम है कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री है क्या चीज़, एग्जैक्टली व्हाट इट मीन्स फॉर, है क्या चीज़। तो देखिए, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का मतलब अगर आप इसको बाइफर्केट करते हैं, इलेक्ट्रो और केमिस्ट्री, ये दो वर्ड्स में आप इसको बाइफर्केट कर सकते हैं, इलेक्ट्रो एंड केमिस्ट्री। तो यहां पर जो केमिस्ट्री वर्ड है दैट रिगार्ड्स विद द केमिकल रिएक्शंस, केमिकल रिएक्शन और चेंजेस। ठीक है, समझ रहे होंगे आप लोग कि यहां पे ये जो केमिस्ट्री वर्ड अपन यूज करेंगे दैट इज फॉर द केमिकल रिएक्शंस एंड द चेंजेस, केमिकल चेंजेस आई मीन्स फॉर, एंड इलेक्ट्रो दैट मीन्स इट इज इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी दैट मीन्स यहाँ पे हम किस चीज़ के बारे में बात करने वाले हैं कि ऐसा रिलेशन जो हम किसके बारे में बात करेंगे कि इलेक्ट्रिसिटी और केमिकल रिएक्शन या केमिकल चेंज के बीच में अगर अपन किसी रिलेशन की बात करते हैं दैट इज लाइंग अंडर द इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, उसको हम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में पढ़ते हैं। तो एग्जैक्टली आप देखेंगे तो ये क्या है, एक केमिस्ट्री का ही ब्रांच है, और इस ब्रांच में हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी और केमिकल चेंज की रिलेशन को स्टडी करते हैं। ठीक है, अच्छा, आपको ये तो अपन ने एक बेसिक बात की है, कहीं कहीं पे आपको इसका एक डेफिनेशन मिलेगा कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री है क्या चीज़। तो देखो, हमने क्या कहा कि इलेक्ट्रिसिटी और केमिकल रिएक्शन या फिर केमिकल चेंज, इन दोनों में रिलेशन है। इसका मतलब क्या है कि इलेक्ट्रिसिटी को केमिकल रिएक्शन में या केमिकल चेंज में आप इसको इलेक्ट्रिक एनर्जी भी बोल सकते हैं, इलेक्ट्रिक एनर्जी। ओके, तो इलेक्ट्रिक एनर्जी को केमिकल रिएक्शन में क्या होता है, केमिकल एनर्जी का चेंज आता है, तो मैं इसको लिख सकता हूं केमिकल एनर्जी। ठीक है बच्चों, तो इलेक्ट्रिक एनर्जी से क्या हो सकती है, केमिकल एनर्जी में कन्वर्जन हो सकता है, और केमिकल एनर्जी से क्या हो सकता है, इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्जन हो सकता है। तो ये दो टाइप के, वैसे तो आप लोगों ने पढ़ा हुआ है थर्मोडायनेमिक्स में, एनर्जी के फेज कन्वर्जन्स होते हैं, एनर्जी के फॉर्म्स होते हैं अलग अलग, वो आपस में कन्वर्ट होते हैं। हम यहाँ पे दो फॉर्म्स की बात करेंगे, एक इलेक्ट्रिक एनर्जी की बात करेंगे, केमिकल एनर्जी। ये दोनों आपस में इंटर कन्वर्ट हो सकती हैं। द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री which deals in the interconversion of electric energy to the chemical or chemical to the electric energy is known as electrochemistry. ओके, समझ में आ रहा है। जैसे आप बहुत सारी जगह पे ये चीज़ देख सकते हैं कि आप कहीं पे भी ये देखिए कि इलेक्ट्रिक एनर्जी जनरेशन, जैसे हम इलेक्ट्रिक एनर्जी जनरेशन की बात करते हैं तो डेली लाइफ में हम बैटरीज की बात करते हैं, सेल्स की बात करते हैं, तो उनमें क्या होता है, केमिकल फिल्डअप होता है, उस केमिकल से हमें क्या मिलती है, इलेक्ट्रिक एनर्जी मिलती है, इलेक्ट्रिसिटी मिलती है। हमारा रिमोट, हमारे टॉयज़, हमारा कैमरा, हमारे फ़ोन्स, ये सब क्या होते हैं, बैटरी बेस्ड होते हैं। तो वो बैटरी में जो केमिकल एनर्जी है दैट इज बीन इंटरचेंजिंग टू द इलेक्ट्रिक एनर्जी, और उसी सेल को जब अपन रिचार्ज करते हैं तो हम क्या करते हैं, एक्सटर्नल एनर्जी देते हैं, सॉकेट से इलेक्ट्रिक एनर्जी बाहर से हम देते हैं। दैट इलेक्ट्रिक एनर्जी प्रोड्यूसेस द केमिकल लेवल्स, उन केमिकल लेवल्स को वापस से प्रोड्यूस करती है। दैट मीन्स व्हाट इज हैपनिंग, इलेक्ट्रिक एनर्जी वापस किस में चेंज हो रही है, केमिकल एनर्जी में चेंज हो रही है। तो यहाँ पे क्या हुआ, इंटर कन्वर्जन बिटवीन द इलेक्ट्रिक टू द केमिकल एनर्जी चेंजेस। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि ऐसा काम जहां पे क्या हो रहा है, इलेक्ट्रिक और केमिकल एनर्जी में इंटरकन्वर्जन है, उसी को हम क्या कह रहे हैं, उसकी स्टडी को हम क्या कह रहे हैं, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री कह रहे हैं, जो केमिस्ट्री की ही क्या है, एक ब्रांच है। ठीक है, बेसिकली आप देखोगे डेली लाइफ में ये वाला जो इंटरकन्वर्जन है बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है। जैसे आपके कार है, बाइक है, हाउस होल्ड अप्लाइंसेस हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं। हमारा जो बायोलॉजिकल सिस्टम है वो भी क्या करता है, इस इंटरकन्वर्जन पे भी काफ़ी हद तक बेस्ड होता है। तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का मतलब हो गया इलेक्ट्रिक एंड केमिकल एनर्जी में इंटरकन्वर्जन। ठीक है, अब देखिए, जहाँ पे इलेक्ट्रिक एनर्जी की बात आती है वहाँ पे हम कंडक्शन की बात करते हैं। आप लोग जानते होंगे, आप लोगों ने बहुत पहले
10, 11 ऐसी क्लासेस, छोटी क्लासेस में आपने पढ़ा होगा कि कंडक्शन क्या होता है। कंडक्शन का मतलब क्या है कि जो इलेक्ट्रिक एनर्जी को क्रॉस आउट करे, ऐसा कोई भी इक्विपमेंट या ऐसा कोई भी मटेरियल जो क्या करता है, हेल्प टू क्रॉस आउट द इलेक्ट्रिक एनर्जी, इलेक्ट्रिसिटी को क्रॉस आउट और फ्लो करने के लिए हेल्प करता है, उसको हम क्या बोलते हैं, कंडक्टर। मतलब विच कंडक्ट्स द इलेक्ट्रिसिटी इज नोन एज कंडक्टर। और इस प्रोसेस को हम क्या बोल रहे हैं, कंडक्शन बोल रहे हैं। तो ये जो कंडक्शन करने का काम है, हमने ये तो कह दिया कि इलेक्ट्रिक एनर्जी, केमिकल एनर्जी, इंटर कन्वर्जन दैट इज गोइंग अंडर द इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। लेकिन इलेक्ट्रिक एनर्जी में अब कुछ टर्म्स हैं जो अपने को जानने पड़ेंगे इसको पढ़ने से पहले, इसलिए अपन थोड़ा इस पे आ रहे हैं। तो ऐसे कोई सब्सटेंसेस जो क्या करते हैं, कंडक्शन का काम करते हैं, उन्हीं को हम क्या कहते हैं, कंडक्टर बोलते हैं, विच कंडक्ट्स द इलेक्ट्रिसिटी। which conducts the electricity। ठीक है, तो ऐसे इक्विपमेंट्स, ऐसे सब्सटेंसेस जो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं उनको हम कंडक्टर बोलते हैं। अब देखिए यहां पे हमें बात आती है सामने कि भाई कंडक्टर के टाइप्स क्या होते हैं। यहाँ पे दो टाइप के कंडक्टर होते हैं। जैसे एक तो अपन बात कर सकते हैं मेटेलिक कंडक्टर की बात करेंगे, मेटेलिक कंडक्टर की बात करेंगे, और एक होता है इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर। ठीक है, तो हमारे पास में क्या है, एक मेटेलिक कंडक्टर होगा और एक क्या होता है, इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर होता है। आप लोगों ने अभी तक ये नहीं देखा होगा एंड होपफुली आपने 11th क्लास में इस इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर के बारे में थोड़ा बहुत पढ़ा होगा, लेकिन आपने अभी तक यही देखा होगा कि मेटेलिक कंडक्टर जैसे कॉपर का वायर होता है, एल्यूमिनियम वायर होता है, स्टील का कोई भी मेटल है तो उसमें भी कंडक्शन होता है, आयरन इज ए गुड कंडक्टर। तो कंडक्टर्स, मेटेलिक कंडक्टर्स आपने अभी तक देखे हैं। एग्जैक्टली क्या है, मेटेलिक एंड इलेक्ट्रोलाइटिक दो टाइप के कंडक्टर होते हैं। ठीक है, अब अपन क्या करते हैं, थोड़ा बहुत इन पे डिस्कस करते हैं और फिर अपन आगे चलते हैं इसके और टर्म्स के ऊपर और कैसे इलेक्ट्रिसिटी के कंडक्शन के ऊपर इफेक्ट्स आते हैं। ठीक है, देखिए इसको अपन बाइफरकेट करके आगे देखते हैं इसको। मेटेलिक और इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर्स में डिफरेंस जो है, मेजर डिफरेंस, वो देखिए क्या होता है कि जो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट तो दोनों ही करने वाले हैं। ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी को तो ये दोनों ही कंडक्ट करेंगे, लेकिन बेसिक डिफरेंस क्या है कि इलेक्ट्रिसिटी के कंडक्शन का वे क्या है, बाय द विच वे दिस कंडक्टर्स आर कंडक्टिंग इलेक्ट्रिसिटी। तो जैसे हम एक साइड में ले लेते हैं मेटेलिक को, और दूसरा अपन ले लेते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक। ठीक है, देखिए अब यहां पे अपन बात करते हैं, मैं एक एग्जांपल यहां पे ले लेता हूं, मैंने ले लिया कॉपर वायर, ये इसका एग्जांपल हो गया, और यहां पे मैं एग्जांपल ले रहा हूं NaCl एंड what I am writing here, just look at here, it is meaning about the aqueous। ये क्या है, aqueous solution of what, of NaCl। NaCl का aqueous solution है, AQ का मतलब। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर के अंदर NaCl का aqueous solution का एग्जांपल ले लिया है और मेटेलिक में कॉपर के वायर की बात मैंने की है। ठीक है, चलिए मैं इसको पूरा लिख देता हूँ, कॉपर वायर। अब देखिए कि इनमें जो बेसिक डिफरेंस है वो क्या होता है, यहाँ पे वर्कआउट कैसे होता है, कंडक्शन कैसे होता है। आप कॉपर का वायर हाउस होल्ड्स में आप बहुत देखते हैं, आप कॉपर के वायर के एक एंड पे क्या करते हैं, प्लस लगाते हैं और इस पे लाइट लगा देते हैं, इधर लाइट में जोड़ देते हैं। तो यहाँ से, इस सोर्स से यहाँ पे जो इसका इक्विपमेंट है वहाँ तक जो इलेक्ट्रिसिटी जा रही है, दैट इज बीन कंडक्टेड थ्रू द कॉपर वायर। लेकिन वो कैसे, बाय इलेक्ट्रॉन्स। conduction through flow of इलेक्ट्रॉन्स। वेरी बेसिक थिंग कि यहां पे जो मेटेलिक कंडक्टर होते हैं वहां कंडक्शन कैसे होता है, बाय द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है,
फ्री फ्लो ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स, आप जानते हैं कि मेटल में क्या होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। आप यहाँ से इलेक्ट्रिसिटी दोगे, यहाँ से जाएगा, इलेक्ट्रॉन्स स्टार्ट टू फ्लो, और इलेक्ट्रॉन जिस डायरेक्शन में फ्लो होता है उसके अगेंस्ट या उल्टी डायरेक्शन में क्या होती है, इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होती है। या आप ऐसे बोल सकते हैं कि जिधर से जिधर इलेक्ट्रिसिटी किधर से आती है भैया बताइए। देखो ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, इलेक्ट्रिसिटी तो इधर चलेगी, जिसको आप करंट बोलते हैं, दिस इज इलेक्ट्रिसिटी। लेकिन इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो किधर होगा, -2+ होता है। आप लोग जानते होंगे, देखो माइनस का मतलब क्या है, इलेक्ट्रॉन का चार्ज क्या होता है, नेगेटिव होता है ना। तो जहां इलेक्ट्रॉन ज्यादा होंगे तो वहां नेगेटिव चार्ज क्रिएट होगा, मतलब दिस पॉइंट इज एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड दिस इज डेफिसिट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो इलेक्ट्रॉन कहां से कहां जाएंगे, ज्यादा से कम की तरफ, तो इधर से इधर इलेक्ट्रॉन जाते हैं, और इसके एग्जैक्ट ऑपोजिट डायरेक्शन में कौन चलती है, इलेक्ट्रिसिटी चलती है। तो यहां पे जो मेटेलिक कंडक्टर्स हैं वो क्या करते हैं, दीज आर कंडक्टिंग इलेक्ट्रिसिटी थ्रू द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, सिंपली आप लोगों ने सॉलिड स्टेट चैप्टर भी पढ़ा हुआ है, इसमें 12th के सेक्शन में ही हमने पढ़ा है। और जिन बच्चों ने ये क्लास पहली बार ज्वाइन की है तो वो लोग भी देख सकते हैं सॉलिड स्टेट यूट्यूब चैनल पे जा करके, या आप लोगों ने 11th 10th में पढ़ा होगा कि कैसे इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो होता है मेटल्स में। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे बात करते हैं कि इसके जस्ट अगेंस्ट में यहाँ पे क्या होता है। ठीक है, देखो जो NaCl है उसके एक्वस सॉल्यूशन में क्या होता है, इट कंटेन्स फ्री आयोन्स। ध्यान देना बच्चों, फ्री आयोन्स। ठीक है, एक्वस सॉल्यूशन के अंदर एक चीज ध्यान दीजिए कि इलेक्ट्रोलाइट्स, व्हाट इट इज, NaCl क्या है, दिस इज इलेक्ट्रोलाइट। व्हाट इट इज, इलेक्ट्रोलाइट। NaCl का एक्वस सॉल्यूशन जो क्या है, इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर, एंड NaCl यहां पे क्या कहलाएगा, दिस इज इलेक्ट्रोलाइट। ओके, और ये क्या होता है, इसके एक्वस सॉल्यूशन में कौन पड़े हैं भाई, कौन पड़े हैं, कंटेन्स फ्री आयोन्स। कौन से, आप जानते होंगे NaCl को ब्रेक डाउन करोगे आप तो Na+ और क्या बनेगा, Cl-, तो केटायन एंड एनायन, ये आयन्स यहाँ फ्री पड़े हैं। दीज आर द रीजंस ऑफ द कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बाय इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर्स। तो मैं यहाँ पे रीजन क्या लिखता हूं कि हाउ इट कंडक्ट्स थ्रू फ्री आयन्स। बोलो बात समझ में आ रही है क्या। तो ये करता है फ्री इलेक्ट्रॉन के थ्रू कंडक्शन, ये करता है फ्री आयन्स के थ्रू कंडक्शन। अब आप ये ध्यान दीजिए कि मेटल चाहे तो आपका मोल्टन स्टेट में हो, लिक्विड, ठीक है, पिघला हुआ जिसको बोलते हैं, या फिर क्या हो, सॉलिड स्टेट में हो, है ना भाई। वायर जो होता है वो पिघला हुआ तो होता नहीं, सॉलिड होता है, उसमें से कंडक्शन का काम होता है। आप उसको पिघला देंगे तो भी उसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे। दैट मीन्स मेटल इज एबल टू कंडक्ट द इलेक्ट्रिसिटी इन बोथ वेज, चाहे तो वो मोल्टन स्टेट में हो या फिर क्या हो, सॉलिड स्टेट में हो। कंडक्ट्स इन सॉलिड एंड लिक्विड स्टेट बोथ। लेकिन बच्चों यहां देखना, यहां पे ध्यान देना, जो इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर्स होते हैं वो जिनमें फ्री आयन के कारण इलेक्ट्रिसिटी कंडक्शन होता है, उनके अंदर कभी भी सॉलिड स्टेट में कंडक्शन नहीं होता। बच्चों आप लोग यहां देखिए, मैंने एग्जांपल में एक चीज लिखी है एक्वस। इसका मतलब क्या है, NaCl का एक्वस सॉल्यूशन है। या तो आप यहां एक्वस ले लीजिए, या तो आप यहां क्या ले सकते हैं, इसको मोल्टन फॉर्म में पिघला दीजिए, मेल्ट कर दीजिए, मोल्टन फॉर्म हो जाएगी। तो इन दोनों के अंदर क्या होता है, कौन सी, एक्वस और मोल्टन फॉर्म, पिघली हुई अवस्था, पिघला हुआ फॉर्म जो है, उन दोनों में ही क्या होते हैं, इसके जो ये आयन्स हैं, Na+ कैटायन, Cl- एनायन क्या होते हैं, फ्री हो जाते हैं आपस में। पॉजिटिव नेगेटिव के अट्रैक्शन से जो जुड़े हुए हैं ना ये आयन, ये क्या हो जाते हैं, फ्री। और ये फ्री होंगे तभी तो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होगी। अगर ये जुड़े हुए हैं तो कब जुड़े हुए रहेंगे, जब ये सॉलिड में है, NaCl सॉलिड है। आप एडिबल होता है ना, NaCl तो टेबल सॉल्ट होता है, हम खाने में खाते हैं, तो जो वो सॉलिड है तब आप उसमें इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कराइए, नहीं होगा। उसका एक्वस सॉल्यूशन बनाओ, बड़ी अच्छी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होगी। एक मूवी थी 3 इडियट्स, उसमें वो नया स्टूडेंट आता है हॉस्टल में, वो वाला सीन आपने देखा होगा। वहाँ पे वो बोलता है कि सॉल्ट वाटर इज अ गुड कंडक्टर। सॉल्ट वाटर मतलब वाटर जिसमें सॉल्ट एडेड है, दिस इज अ सॉल्ट, ठीक है, ये सॉल्ट है।
और सॉल्ट वाटर में डिसॉल्व होता है तो क्या होता है, उसके आयन्स फ्री हो जाते हैं, एंड आयन फ्री हो गए देन इट इज एबल टू कंडक्ट द इलेक्ट्रिसिटी। तो यहाँ पे हमने क्या कहा कि ये सॉलिड और लिक्विड दोनों स्टेट के अंदर क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है, लेकिन ये क्या करेगा, कंडक्ट्स इन aqueous and molten state but not in solid state। बच्चों समझ में आ रही है बात? ठीक है, इस पे मैं ज़्यादा अभी डिस्कस नहीं करूंगा, इसी चैप्टर में और चीज़ें आ जाएंगी कि भैया ये क्यों सॉलिड में नहीं करता है, क्यों लिक्विड या फिर इसके एक्वस सॉल्यूशन में ही करता है। ठीक है, चलिए अब देखिए नेक्स्ट चीज कि इनमें चेंज किस टाइप का आता है। जैसे ये कंडक्शन करते हैं तो चेंज क्या आता है, आप देखिए कि मेटेलिक वायर आपने ले लिया, आयरन का वायर ले लिया, उसमें से इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट हो गई, तो क्या इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होने के बाद उस वायर का मटेरियल कहीं गायब हो गया क्या, कम हो गया क्या? नहीं। कोई केमिकल चेंज आया क्या? नहीं, वायर जैसा था वैसा ही रहता है। 1 घंटे उसमें से इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट हो गई, नो चेंज केमिकली। ठीक है, नो केमिकल चेंज अकर्स इन द मेटेलिक सॉलिड। सिंपल सी बात है ना, मेटल है, आयरन ही रहेगा, उसमें कोई चेंज नहीं आता है। अब आप ये सोचें कि भैया इलेक्ट्रॉन्स इधर से इधर भाग रहे हैं तो चले गए ना, आयरन में से इलेक्ट्रॉन चले गए तो केमिकल चेंज आ गया। नो, इलेक्ट्रॉन्स मूव्स, इट्स ओके, बट इलेक्ट्रॉन्स उस नेगेटिव सोर्स से इस नेगेटिव सोर्स से मिलता है, वो थ्रू द मेटेलिक कंडक्टर उस डेफिसिट पॉइंट पर चले जाते हैं। मेटल के इलेक्ट्रॉन जो हैं वो उतने ही बने रहते हैं, नो चेंज टेक्स प्लेस। मतलब मेटेलिक जो कंडक्टर्स हैं उनमें ना तो कोई केमिकल चेंज आता है। अच्छा बताइए कि यहाँ पे आपका वायर है, आपने यहाँ रखा है, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट हुई 1 घंटे, इसका कोई मूवमेंट होता है कि इस मेटल के अंदर? नो मूवमेंट। तो दोनों बातें हम यहाँ लिख सकते हैं। यहाँ पे क्या होता है, नो केमिकल चेंज। ठीक है, और दूसरी बात, नो मूवमेंट ऑफ मटेरियल। बच्चों ध्यान देना, बड़ी ही सिंपल सी बात है। ठीक है, कि जो मेटेलिक कंडक्टर्स हैं उनके अंदर केमिकल चेंज भी नहीं आता है कंडक्शन से, और ना ही उनके अंदर क्या होता है, कोई मटेरियल का मूवमेंट होता है। लेकिन जरूर यहां तो क्या होगा, थोड़ा सा रिवर्स हो जाएगा उससे। कैसे, देखिए मैं आपको समझाता हूं। यहां पे केमिकल चेंज आएगा, ठीक है, और दूसरी बात क्या होगी, इसका जो केमिकल चेंज है इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा, जो इसी क्लास में अपन डिस्कस करेंगे। मैं यहां पे एक बार लिख देता हूं कि इसमें क्या होने वाला है, इसके अगेंस्ट यहां पे क्या होगा, केमिकल चेंज, और दूसरा मूवमेंट ऑफ मटेरियल टेक्स प्लेस। ठीक है बच्चों, समझ में आ रही है क्या बात? आपको नजर भी आ रहा होगा, होपफुली ज्यादा ब्लर तो नहीं हो रहा होगा। ठीक है, देखिए तो इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर जो होते हैं उनमें क्या आता है, केमिकल चेंज भी आता है और मूवमेंट ऑफ मटेरियल भी होता है। अब थोड़ा सा आपको धैर्य रखना होगा कि जैसे अपन इलेक्ट्रोलाइटिक सेल पढ़ेंगे तब आपको ये दोनों बातें मैं वहां पे जरूर बताऊंगा। ठीक है, क्योंकि अब यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे तो आपको डायरेक्ट तो समझ में आएगा नहीं, आपको वो सेल का एग्जाम्पल लेकर ही समझाना पड़ेगा। इसलिए अपन इसको 5 मिनट के बाद वो टॉपिक शुरू हो जाएगा, उसमें अपन देखते हैं। ठीक है, अच्छा इसमें लास्ट चीज की अपन बात करते हैं कि यहां पे आप अगर देखोगे जो मेटेलिक कंडक्टर्स हैं, आप इनको गौर से देखें तो इनके अंदर एक चीज आपको नजर आएगी कि यहां पे राइज ऑफ टेम्परेचर अगर है, राइज ऑफ टेम्परेचर, देन क्या होगा, देन कंडक्शन डिक्रीजेस। ठीक है, अगर मेटेलिक कंडक्टर आप ले रहे हो तो उसमें टेम्परेचर राइज के साथ में क्या होगा, उसका कंडक्शन डिक्रीज हो जाएगा। व्हाट इज द रीजन? यहां पे क्या होता है, ड्यू टू वाइब्रेशंस इंक्रीज।
यहाँ पे क्या होते हैं, वाइब्रेशन इंक्रीज की वजह से टेम्परेचर राइज से कंडक्शन डिक्रीज हो जाएगा, किसमें, मेटेलिक कंडक्टर्स के अंदर। लेकिन अगर आप इसमें बात करते हैं, किसमें, इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर में बात करते हैं, तो इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे राइज ऑफ टेम्परेचर, राइज ऑफ टेम्परेचर क्या करता है, राइजेज, या वी कैन राइट इंक्रीज ऑफ कंडक्शन। ठीक है, तो देखिए वहां पे क्या है, टेम्परेचर इंक्रीज करने से क्या होता है, कंडक्शन डिक्रीज हो जाता है, यहां पे क्या होगा, इंक्रीज होगा। व्हाट इज द रीजन हियर, ड्यू टू द वाइब्रेशन इंक्रीज। यहां रीजन क्या है, ड्यू टू सिंपल लैंग्वेज में देखेंगे तो क्या होगा, हमारे पास ये जो सॉल्ट है इसका यहां पे डिसोसिएशन जल्दी हो जाएगा। ठीक है, किस वजह से, टेम्परेचर राइज से, ड्यू टू हाई डिसोसिएशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। ठीक है, इसको हम इलेक्ट्रोलाइट बोल रहे हैं। अभी इसके जस्ट बाद में अपन इलेक्ट्रोलाइट पे डिस्कस करेंगे, हाउ इट इज बीन डिस्कवर्ड, ये होता क्या है, इस चीज़ के बारे में अपन डिस्कस करेंगे, और इनके जो कंडक्शन है उसके ऊपर किस चीज़ का इफेक्ट कैसे आता है वो भी अपन इसके बाद में देखेंगे। ठीक है, तो अपन ने यहाँ पे क्या देखा, दोनों टाइप के जो कंडक्टर्स हैं इनके बारे में बात कर ली है, मेटेलिक कंडक्टर की बात कर ली है और इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर की बात कर ली है। ठीक है, आप नोट डाउन कर लीजिए और इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो वो ले लीजिए। ओके, सो अब अपन बात करते हैं इलेक्ट्रोलाइट के ऊपर कि इलेक्ट्रोलाइट क्या चीज़ है। अभी अपन ने इलेक्ट्रोलाइटिक सेल देखा था, उसमें सॉल्ट अपन ने एग्जांपल लिया था NaCl का एक्वस सॉल्यूशन। तो इलेक्ट्रोलाइट क्या है, वो वहाँ पे इलेक्ट्रोलाइट था। ठीक है, तो देखो इलेक्ट्रोलाइट क्या है, इलेक्ट्रोलाइट इज बीन एक्सप्लेन्ड बाय फेराडे। हु डिड इट, फेराडे एक्सप्लेन्ड द इलेक्ट्रोलाइट। ठीक है, तो इलेक्ट्रोलाइट एग्जैक्टली होता क्या है, एग्जैक्टली आप ये ध्यान रखिए कि इलेक्ट्रोलाइट इज द मेजर बेस ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्शन। इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्शन हो रहा है, जैसे हमने यहाँ पे बात की थी, इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्शन में अभी आपको सेल आएगा, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, उसमें और भी अच्छे से समझ में आ जाएगा। कुल मिलाकर के इलेक्ट्रोलाइट्स यूज होंगे ही होंगे, किसमें, इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्शन में। और कौन से फॉर्म में यूज होंगे वो, या तो हो एक्वस सॉल्यूशन या हो क्या, उसका मोल्टन फॉर्म। ये दोनों चीजें यूज होनी चाहिए, इन दोनों में से कुछ भी हो कंडक्शन होगा, सॉलिड में नहीं होगा, नहीं होगा। ठीक है, तो देखो फेराडे ने इलेक्ट्रोलाइट को एक्सप्लेन किया था और क्या कहा था कि ऐसे सॉल्ट्स या एसिड या बेस, ये तीन चीजें आपको इलेक्ट्रोलाइट में देखने को मिलेंगी। ठीक है, कौन कौन, देखिए, सॉल्ट, एसिड एंड बेस, ये तीनों क्या होंगे, इलेक्ट्रोलाइट में आपको देखने को मिलेंगे। तो इन तीनों के अंदर क्या होता है, आयोनाइजेशन होता है। ठीक है, आयोनाइजेशन, बी द कॉशियस ऑफ द अबाउट द वर्ड। मैं बोल रहा हूं कि इनका आयोनाइजेशन हो जाएगा, या आप ये बोलिए कि डिसोसिएशन हो जाएगा। ठीक है, तो डिसोसिएशन होगा तो ये क्या होंगे, आयोन्स में डिसोशिएट हो जाएंगे। जैसे मैं सॉल्ट का एग्जाम्पल मैंने ले लिया NaCl, एसिड का एग्जाम्पल मैं ले रहा हूँ HCl, और बेस का मैं ले रहा हूँ NaOH। इसके क्या क्या आयोन्स होते हैं बच्चों, Na प्लस और Cl माइनस होता है। इसके आयोन्स क्या क्या होंगे, H प्लस और Cl माइनस होंगे, और इसके क्या होंगे, यस बोलिए, Na प्लस एंड OH माइनस, ये इसके आयन्स होंगे। और यही आयन्स क्या होते हैं, रीजन है किसका, इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्शन का। हमने पढ़ा था कि फ्री आयन्स आर द रीजन। ठीक है, तो ये करेंगे क्या, कंडक्शन। अब देखिए, आप अगर NaCl को वाटर में डिसॉल्व करते हैं तो वो क्या हो जाएगा, डिसोशिएट हो जाएगा, किसमें, अपने आयन्स में। तो उसी को हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोलाइट कहते हैं। किसको, ऐसा आयोनिक कंपाउंड, ऑल दीज आर आयोनिक, एसिड भी आयोनिक होता है, देखिए, बेस भी आयोनिक होता है, सॉल्ट भी आयोनिक होता है। तो ऐसा आयोनिक कंपाउंड विच go through the dissociation while dissolving in water। ठीक है, तो वाटर में डिसॉल्व करने पर अगर किसी आयोनिक कंपाउंड का डिसोसिएशन हो जाता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोलाइट बोलते हैं। या फिर किसी भी कंपाउंड के
मॉल्टन फॉर्म में, लिक्विड फॉर्म में अगर हम इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करते हैं तो वो अपने आयोन्स में डिसोशिएट हो जाता है, तो उसी को हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोलाइट कहते हैं। एंड इट इज बीन गिवन बाय द फेराडे। ये सब किसने बताया? फेराडे ने बताया कि आयोनिक कंपाउंड which dissociates in their ions while dissolving in water, ठीक है, और dissociates on passing इलेक्ट्रिसिटी। बोलिए समझ में आती है बात? तो ऐसे कंपाउंड्स देखो ये सब आयोनिक हैं, इनके एक्वस सॉल्यूशंस आप लेंगे, एक्वस सॉल्यूशन लेंगे, तो जैसे ही इसको वाटर में डिसॉल्व करोगे इनमें से किसी को भी, तो ये क्या होंगे, अपने आयंस में डिसोशिएट हो जाएंगे। इसीलिए इनको क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोलाइट कहते हैं। अगर आप NaCl के मॉल्टन फॉर्म को आप इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करोगे वो अपने आयंस में डिसोशिएट हो जाएगा, इसीलिए उसको क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोलाइट कहते हैं। एंड इट इज बीन गिवन बाय फेराडे एक्सप्लेन दी इलेक्ट्रोलाइट्स। बात समझ में आ रही है? अच्छा, इलेक्ट्रोलाइट्स को अब हम क्या कह सकते हैं, दो टाइप्स में भी डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है। देखिए कैसे हम डिवाइड कर सकते हैं। देखो इलेक्ट्रोलाइट्स आर स्ट्रॉन्ग एंड वीक एज वेल, सॉरी, ठीक है। इलेक्ट्रोलाइट दोनों टाइप के होते हैं बच्चों। कौन कौन से? स्ट्रॉन्ग भी होते हैं और वीक भी होते हैं। देखो स्ट्रॉन्ग और वीक कैसे हम इसको डिवाइड कर रहे हैं, इनका काम क्या है, डिसोसिएशन इन देयर फ्री आयोन्स, आयोन्स में डिसोशिएट होना, ये काम है। इस काम के बिहाफ पे ही हम क्या करेंगे, इनको डिसोशिएट कर रहे हैं स्ट्रॉन्ग और वीक में, ठीक है। अगर इनका डिसोसिएशन जो है वो क्या हो रहा है, कंप्लीट एंड फास्ट, क्विक डिसोसिएशन, या फिर इनका डिसोसिएशन क्या हो रहा है, पार्शियल एंड स्लो, क्विक, फास्ट एंड कंप्लीट, पार्शियल एंड स्लो। तो पार्शियल है और स्लो है, इसका मतलब तो वीक हो गया। और अगर कैसा है, फास्ट एंड कैसा है, कंप्लीट, तो उसको हम क्या बोलेंगे, स्ट्रॉन्ग, ठीक है। डिसोसिएशन, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, वी आर टॉकिंग अबाउट इलेक्ट्रोलाइट। स्ट्रॉन्ग वाला क्या है, विच गिव्स कंप्लीट and fast dissociation, ठीक है बच्चों। कंप्लीट एंड फास्ट डिसोसिएशन, यहां पे क्या होगा, पार्शियल का मतलब क्या होता है, आधा अधूरा, पार्शियल एंड स्लो डिसोसिएशन, इसको हम क्या कहेंगे, इट इज बीन नोन एज वीक इलेक्ट्रोलाइट। आर यू गेटिंग द पॉइंट? वीक इलेक्ट्रोलाइट मतलब जिसका पार्शियल और वीक डिसोसिएशन हो रहा है या फिर स्लो डिसोसिएशन हो रहा है। वीक, कंप्लीट एंड फास्ट, दैट इज स्ट्रॉन्ग, ठीक है। और अब ये बताओ कि इन दोनों में से ज्यादा कंडक्शन कौन करने वाला है, आप सोचिए, खुद से सोचिए। स्ट्रॉन्ग और वीक में से ज्यादा कंडक्शन कौन करेगा बच्चों, कौन करेगा? सॉरी, स्ट्रॉन्ग ही करने वाला है, क्योंकि कंडक्शन के लिए हमें क्या चाहिए, फ्री आयन चाहिए। जो जितना जल्दी और जितने ज्यादा फ्री आयन देगा उसमें कंडक्शन ज्यादा होगा। तो बहुत 100% दे रहा है ना यहाँ पे, और जल्दी दे रहा है तो ये कंडक्शन ज्यादा करेगा, और इसमें क्या है, 100% नहीं है, ठीक है। अगर आपके पास बोला जाए कि 1 मोल में से कितना है, 0.5 मोल ही क्या होंगे, डिसोशिएट हो रहे हैं, तो इसमें से कितने आयन्स आएंगे, ओनली 5.5 आयन्स आएंगे। तो क्या होंगे, इसमें ज्यादा आयन होंगे, इसमें कम होंगे। यहाँ पे कंडक्शन क्या होगा, वीक कंडक्शन। एंड व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट हियर, स्ट्रॉन्ग कंडक्शन। क्लियर है क्या बात बच्चों, क्लियर है? चलिए अब अपन यहाँ पे एग्जाम्पल की बात करते हैं। देखना बच्चों, मैं इधर लिख रहा हूँ, एग्जाम्पल्स यहाँ लिख रहा हूँ, स्ट्रॉन्ग का एग्जाम्पल मैं यहाँ लिख रहा हूँ, हियर एग्जाम्पल। देखो ध्यान देना, बहुत ही सिंपल है। स्ट्रॉन्ग एसिड, बेस एंड सॉल्ट,
ऑफ दीज एसिड बेस, मतलब कि स्ट्रॉन्ग एसिड और बेस भी इसके एग्जाम्पल हैं, और इन स्ट्रॉन्ग एसिड बेस के जो सॉल्ट बनेंगे वो भी क्या होंगे, इसके एग्जाम्पल होंगे। मतलब कि कौन, देखो बच्चों, HCl, H2SO4 स्ट्रॉन्ग एसिड है क्या, ये क्या है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है। स्ट्रॉन्ग बेस कौन कौन है, NaOH मान लीजिए, KOH मान लीजिए, ये क्या है, स्ट्रॉन्ग बेस है। अब इस स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस से सॉल्ट क्या बनेगा, NaCl, HCl प्लस NaOH क्या बन जाएगा, NaCl बन जाएगा, है ना। HCl प्लस KOH क्या बन जाएगा, KCl बन जाएगा। HCl प्लस NaOH हो गया, H2SO4, फिर भी क्या बनेगा हमारे पास, HCl और NaCl बनने वाला है। तो हमारे पास क्या हुआ, स्ट्रॉन्ग एसिड ये, स्ट्रॉन्ग बेस ये, और इन दोनों से बनने वाले सॉल्ट जो है वो सब क्या होते हैं, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के एग्जांपल्स हैं। ठीक है, अच्छा देखो इसके एग्जांपल देखिए, इसमें क्या आ जाएगा, अब तो आप समझ गए होंगे, वीक एसिड, बेस, वीक बेस, और इन्हीं के सॉल्ट ये क्या होंगे, वीक इलेक्ट्रोलाइट्स होंगे। तो देखो वीक एसिड में एग्जांपल देखो जरा, एसिटिक एसिड, दिस इज वीक एसिड। अच्छा वीक बेस की आप बात करते हैं, NH4OH, दिस इज व्हाट, वीक बेस। और इन दोनों को मिला दोगे तो वीक एसिड और वीक बेस का सॉल्ट क्या बन जाएगा, देखो यहाँ पे क्या मिलेगा अपने को, CH3COOH और H+ किसके साथ में, OH के साथ में। ठीक है, देखो NH4CH3COO-, एक तो ये हो गया हमारे पास में सॉल्ट, ठीक है, और ये वाटर बन जाएगा, तो वाटर तो साथ में आता है, दिस इज अमोनियम एसीटेट, ये सॉल्ट बन गया। ठीक है, तो ये अमोनियम एसीटेट सॉल्ट, ये अमोनियम हाइड्रोक्साइड बेस, और ये वीक एसिड, एसिटिक एसिड, ये सब क्या है, वीक इलेक्ट्रोलाइट्स हैं, और ये सब क्या है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स हैं। ठीक है, अच्छा देखो अब इसमें अपन बात करते हैं कि भाई इनके इफेक्ट्स क्या क्या आते हैं। भाई इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्शन जो होता है उसको क्या क्या चीजें इफेक्ट कर सकती हैं। ठीक है, देखिए इसमें अपन एक सिंपल सी चीज ये समझें कि हमें क्या चाहिए, फ्री मूवमेंट ऑफ द, जिसको नोट डाउन करना है आप पॉज करके नोट डाउन कर सकते हैं, हम इसको इरेज कर रहे हैं। देखो यहां पे इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्शन में बेसिक चीज क्या है, बेसिक चीज है कि फ्री आयंस हमें चाहिए। अब फ्री आयन को डिस्टर्ब करने वाले फैक्टर्स जो होंगे वही क्या करेंगे, इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्शन को क्या करेंगे, डिस्टर्ब करते हैं। ठीक है, अब देखिए कौन कौन से इफेक्ट्स हो सकते हैं। फैक्टर्स, ठीक है, कौन कौन से फैक्टर्स इफेक्ट कर सकते हैं। पहला, इंटर आयोनिक इंट्रैक्शन। अगर इंटर आयोनिक इंट्रैक्शंस की बात करें तो देखो होता क्या है, पहले तो आप ये देखें कि भाई दो आयन हमारे पास में आ गए फ्री फॉर्म में, Na+ और Cl-, उनके बीच में आपस में इंट्रैक्शन कितना है। ठीक है, जितना ज्यादा Na+ और Cl- में क्या है, अट्रैक्शन फोर्स है। ठीक है, जितना ज्यादा अट्रैक्शन फोर्स है उतना ही वो आपस में क्लोजली रिलेट करेंगे और उतना ही वो फ्री कम रहेंगे। और हमें क्या मालूम है कि जितना कम आयन फ्री है उतनी ही कम कंडक्शन होगी। तो इंटर आयोनिक इंट्रैक्शन क्या होंगे, ज्यादा होंगे, तो क्या होगा, कंडक्शन कम हो जाएगा। बोलो बात समझ में आती है क्या। अच्छा देखो बच्चों, इनको क्या करते हैं, किस टाइप के सॉल्वेंट में आप डिसोल्व कर रहे हो उस पर भी डिपेंड करता है। ठीक है, आप इसको वाटर में डिसोल्व करोगे तो इनके बीच में ये जो इंट्रैक्शन है वो कम हो जाएंगे, और ये इंट्रैक्शन कम होगा तो क्या होगा, कंडक्शन बढ़ेगा या कम होगा, बढ़ेगा। ठीक है, तो मतलब इंटर आयोनिक इंट्रैक्शन, दो डिफरेंट आयंस के बीच में इंट्रैक्शन कितना है, वो कम है तो कंडक्शन ज्यादा होगा। अच्छा इसके बाद में अपन क्या बात करते हैं, एक सॉल्वेशन, ठीक है, सॉल्वेशन जितना ज्यादा है उतना ही
कंडक्शन क्या होता है बच्चों, ज़्यादा हो जाता है। सॉल्वेशन का मतलब क्या है कि इस इलेक्ट्रोलाइट को आपने कैसे सॉल्वेंट में डिसोल्व किया है। अगर आपने एक अच्छे आयोनिक या आपने एक अच्छे हाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट वाले सॉल्वेंट में डिसोल्व किया है तो क्या होंगे, इनके बीच में वही वाली बात इसमें भी आती है कि इंट्रैक्शंस कम होंगे, तो इंट्रैक्शन कम होंगे सॉल्वेशन से तो कंडक्शन बढ़ेगा। अच्छा सॉल्वेशन है तो इंट्रैक्शन कम हो जाएगा और इंट्रैक्शन कम होगा तो कंडक्शन बढ़ेगा। देखो इंट्रैक्शन डिक्रीज होता है इस बात से, ठीक है। अच्छा नेक्स्ट देखिए, इसमें हम बात करते हैं विस्कोसिटी। विस्कोसिटी जितनी ज़्यादा है कंडक्शन उतना ही कम, कंडक्शन उतना ही कम। क्यों? क्योंकि देखो आपने क्या किया, एक एक्वस सॉल्यूशन लिया Na+ और Cl- बनेंगे NaCl के एक्वस सॉल्यूशन के अंदर, और जैसे ही आप क्या करते हो प्लस और माइनस लगाते हो तो ये तो इधर भागेगा और ये इधर भागेगा, डिफरेंट चार्ज की तरफ भागेंगे। तो भागने के लिए जितनी ज़्यादा भीड़ होगी उतना ही धीरे भाग पाएंगे अपन। तो यहाँ पे अगर विस्कोसिटी ज़्यादा है, इस मीडियम की विस्कोसिटी अगर ज़्यादा है तो ये Cl- और Na+ डिफरेंट चार्ज की तरफ रन कम कर पाएंगे। कम रन करेंगे तो इलेक्ट्रिसिटी के लिए मूवमेंट कम होगा, तो इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन कम होगा। तो विस्कोसिटी ज़्यादा का मतलब क्या होता है, मूवमेंट कम हो पाता है। अगर मीडियम की विस्कोसिटी ज़्यादा है तो मूवमेंट कम होगा, तो कंडक्शन यहाँ पे क्या हो जाता है, कम हो जाता है, ठीक है। अच्छा इसके अलावा अपन बात करते हैं कि कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन जितनी ज़्यादा होगी कंडक्शन उतना ही कम होगा। यहाँ पे एक कंफ्यूजिंग चीज़ है, आप लोगों को ये समझनी होगी। देखो आपने यहाँ पे क्या ले रखा है, 1 मोलर NaCl ले रखा है, ठीक है, और यहाँ पे क्या ले रखा आपने, 2 मोलर NaCl ले रखा है। अब आप ये बोलेंगे कि हमें क्या चाहिए, हमें क्या चाहिए कंडक्शन के लिए, फ्री Na+ और Cl- चाहिए। यहाँ पे 1 मोल अगर NaCl है तो 1 मोल ही क्या आएगा, 1 मोल ही क्या आएगा, Na+ आएगा, 1 मोल ही क्या आएगा, Cl- आएगा। यहाँ पे क्या होगा, 2 मोल है ना, तो 2 मोल में से 2 मोल ही क्या आ जाएगा हमारे पास में, Na+ एंड सिमिलरली Cl-। तो आप बोलेंगे भैया यहाँ पे तो ज़्यादा आयन है, ज़्यादा आयन है तो कंडक्शन ज़्यादा होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता है, क्योंकि इसकी कॉन्सेंट्रेशन अगर ज़्यादा होगी तो इसमें क्या हो जाएगा, ये आयन्स मूव नहीं कर पाएंगे, ठीक है, मूवमेंट नहीं हो पाएगा, कुछ ऐसा इफेक्ट यहाँ पे जनरेट होने लगेगा। समझ में आ रही है बात? और यहाँ पे क्या है, आयन्स कम है तो ये फ्रीली क्या करेंगे, मूव करते हैं। तो इसमें आप ये समझें कि जैसे जैसे कंसंट्रेशन ज़्यादा होती है वैसे वैसे इसका मूवमेंट कम हो पाता है आयन्स का, इसलिए कंडक्शन पे इफेक्ट पड़ता है, ठीक है। अच्छा टेम्परेचर का इफेक्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट की अपन बात करते हैं। टेम्परेचर राइज, कंडक्शन राइज, ये अपन ने बात की थी कहाँ पे, मेटेलिक और इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर के डिफरेंस में इसकी बात की थी अपन ने। तो देखो क्या होता है इफेक्ट। अब देखो जरा NaCl है, अगर आपने क्या किया, टेम्परेचर राइज किया है तो इसका जो डिसोसिएशन है वो बढ़ता है। बच्चों आपको ये ध्यान होगा, आपने 11th में भी पढ़ा होगा, 10th में पढ़ा होगा कि यहाँ पे क्या है, आयोनिक बॉन्ड बनता है क्या, अगर आयोनिक कंपाउंड है तो आयोनिक बॉन्ड बनता है, इन दोनों के बीच में आयोनिक बॉन्ड है, ठीक है। और आयोनिक बॉन्ड, अब बॉन्ड चाहे कैसा भी हो, आपने केमिकल बॉन्डिंग पढ़ी हुई है थोड़ी बहुत, तो आपने ये पढ़ा होगा कि बॉन्ड को हीट देने से बॉन्ड डिसोशिएट होता है, टूटता है, ब्रेक डाउन होता है ऐसा, ठीक है। और अगर बॉन्ड ब्रेक होगा इन दोनों के बीच का तो फ्री Na+ और Cl- फ्री हो जाएंगे आपस में, और फ्री होंगे तो कंडक्शन बढ़ेगा ऑब्वियसली। दैट्स व्हाई व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट कि टेम्परेचर राइज होगा तो बॉन्ड डिसोसिएशन ज़्यादा होगा, आयंस ज़्यादा जनरेट होंगे, और आयन ज़्यादा जनरेट होंगे तो कंडक्शन विल बी हाई ड्यू टू द राइज ऑफ द टेम्परेचर हियर, ठीक है। सो दीज आर द फैक्टर्स विच कैन अफेक्ट द इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्शन। ओके, नोट डाउन कीजिए। सो नेक्स्ट अपन बात करते हैं सेल के ऊपर कि भाई सेल क्या चीज़ है। वैसे तो इस चैप्टर में आगे जाकर के और इसमें ज़्यादा डिस्क्रिप्शंस आएंगे, लेकिन सेल क्या होता है, सेल इज ए डिवाइस, ओके, विच जनरेट्स इलेक्ट्रिसिटी, या फिर हम ये कह सकते हैं कि विच इंटर कन्वर्ट्स द इलेक्ट्रिक एंड केमिकल एनर्जी, ठीक है। ध्यान देना, ए डिवाइस
देखो बच्चों, बैटरी एक वर्ड और यूज में आता है। बैटरी और सेल एक ही बात है, बस वो पावर के बिहाफ पर डिफरेंशिएटेड होते हैं। सेल का पावर कम होता है और सेल को सीरीज में जोड़ देते हैं खूब सारे सेल्स को, तो उनका पावर बढ़ जाता है, उसी को हम बैटरी बोल देते हैं। तो सेल क्या है? ए डिवाइस विच इंटर कन्वर्ट्स द, क्या इंटर कन्वर्ट करता है? इलेक्ट्रिक एंड केमिकल एनर्जी। ठीक है, क्या इंटर कन्वर्ट करता है? इलेक्ट्रिक एंड केमिकल एनर्जी को आपस में इंटर कन्वर्ट करता है, उसी डिवाइस को हम सेल बोलते हैं। फोन की बैटरी है, फोन की बैटरी क्या होती है? जब चार्ज्ड होती है, सेल अच्छे से फुली चार्ज होती है तो उसमें केमिकल आ जाते हैं, केमिकल भरे हैं, उससे हमें क्या मिलती है? इलेक्ट्रिक एनर्जी मिलती है। तो कन्वर्जन कहाँ से कहाँ है? केमिकल से इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्जन है। वो केमिकल्स क्या हो गए? डिसोशिएट होकर के, क्योंकि इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में क्या होते हैं? डिसोशिएट होते हैं। हमने इलेक्ट्रोलाइसिस की बात की थी, अभी इलेक्ट्रोलाइट की बात की थी। तो वो केमिकल्स क्या हो गए? डिसोशिएट होकर के एक दूसरी फॉर्म में जनरेट हो गए, मतलब डिस्चार्ज हो गई बैटरी। तो अब हम क्या करेंगे? उसको चार्ज लगाते हैं, तो प्लग इन करते हैं, तो क्या होता है? इलेक्ट्रिसिटी उसमें आती है, और इलेक्ट्रिसिटी आती है तो वो वापस से वो केमिकल जो है वो जनरेट होते हैं बनना, तो उसको हम क्या बोलते हैं? केमिकल एनर्जी। तो जब हमने चार्ज किया तो इलेक्ट्रिक से केमिकल में कन्वर्जन शुरू हो गया, और वो जब डिस्चार्ज हो रही है तो क्या हो जाता है? केमिकल से इलेक्ट्रिक में कन्वर्जन शुरू हो जाता है। तो ये जो इंटर कन्वर्जन जिस डिवाइस में होता है, उसी डिवाइस को हम क्या बोलते हैं? सेल बोलते हैं। ठीक है, अब ये देखो कि जो सेल होता है वो हमारे पास दो टाइप का होता है। ठीक है, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल और इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। बहुत ही सिंपल वर्ड्स में समझना, जैसे मैंने अभी फोन की बैटरी की बात की है, वो डिस्चार्ज होती है उस वक्त वो क्या है? इलेक्ट्रोलाइटिक सेल है, और जब वो चार्ज होती है उस वक्त वो क्या है? इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है। बोला एक ही चीज दो टाइप के सेल कैसे हो सकती है? तो अब उसमें फोकस कीजिए कि डिफरेंस क्या आया, उस बैटरी में काम क्या हो रहा है? इलेक्ट्रिक से केमिकल और केमिकल से इलेक्ट्रिक, ये दो टाइप के इंटर कन्वर्जन हो रहे हैं ऑन द टू डिफरेंट टाइम्स। When it is being charged, जब वो चार्ज हो रही है तब तो क्या हो रहा है? इलेक्ट्रिक एनर्जी हम दे रहे हैं और केमिकल उसमें प्रोड्यूस हो रहा है, तो इलेक्ट्रिक से केमिकल एनर्जी हो गया। और जब हम क्या करते हैं? उसको यूज करते हैं, डिस्चार्ज करते हैं, तो वो हमें वापस इलेक्ट्रिक एनर्जी देती है। तो कहां से देगी? उस केमिकल एनर्जी से देती है। तो केमिकल टू इलेक्ट्रिक कन्वर्जन हो गया। तो सिंपली आप ध्यान रखिए, कन्वर्जन कहां से कहां हो रहा है? कन्वर्जन इसमें क्या होता है? इलेक्ट्रोलाइटिक में है, तो केमिकल एनर्जी से इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्जन अगर हो रहा है, देन इट इज बीइंग टर्म्ड और आस्क्ड एज द इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। लेकिन जैसे ही आप उसको क्या करेंगे? चार्ज करते हैं, वापस से चार्ज करते हैं, तो वहां पे कन्वर्जन क्या हो जाएगा? चार्ज कर रहे हैं तो हमें क्या देना पड़ेगा? उसको इलेक्ट्रिसिटी देनी पड़ेगी, इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी अपन देंगे, दैट मीन्स मैं इसको बोल देता हूं इलेक्ट्रिक एनर्जी मैं उसको दे रहा हूं, प्लग इन कर दिया, तो क्या बन जाएगा? केमिकल वापस से रिस्टोर होना शुरू हो जाएंगे। जो केमिकल यहाँ पे डिसोशिएट हुए थे वो वापस से रिस्टोर होंगे, मतलब केमिकल एनर्जी वापस से बन जाएगी। तो इलेक्ट्रिक से केमिकल मतलब इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। ठीक है, और इलेक्ट्रोलाइटिक का मतलब क्या है? केमिकल से इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ठीक है, दीज टू टाइप ऑफ द इंटरकन्वर्जन्स, और इन्हीं के बिहाफ पे हम क्या बोल रहे हैं? सेल और बैटरी को आपस में हम डिफरेंशिएट कर रहे हैं। अब एक छोटा सा टर्म जो है आपको हमेशा ध्यान रखना है। ठीक है, जो टर्मिनल्स होते हैं ना, जो इलेक्ट्रोड्स होते हैं, आप लोगों ने पढ़े हुए होंगे, वहां पे बहुत सारा कंफ्यूजन बच्चों को होता है। देखिए कैसे, दो टाइप के टर्मिनल्स होते हैं, इलेक्ट्रोड दो होते हैं ना, आपने पढ़े होंगे, एक तो होता है एनोड और एक होता है कैथोड। ठीक है, अब इसके बाद में अपन नेक्स्ट क्लास के अंदर क्या लेंगे? इलेक्ट्रोलाइटिक सेल लेंगे। इससे पहले ये चीज आप यहां समझ लीजिए। बताइए कि यहां पे चार्ज कैसा कैसा होता है। ठीक है, चार्ज की बात अपन यहां करेंगे, तो चार्ज जो है वो बहुत ही डिफरेंट होता है, और वो कंफ्यूजिंग चीज है। आप ये कहते हैं कि भाई एनोड नेगेटिव होता है या पॉजिटिव होता है, वो चीज़ आप लोग क्या करेंगे? कन्फ्यूजन होता है फिजिक्स और केमिस्ट्री, इन दो चीज़ों में। ठीक है, कहीं पे आप कहेंगे भाई एनोड पॉजिटिव होता है, कहीं कहेंगे एनोड नेगेटिव होता है। वो फिजिक्स केमिस्ट्री का डिफरेंस नहीं है, वो क्या है? इन प्रोसेस का डिफरेंस है कि कन्वर्जन कहाँ से कहाँ हो रहा है। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल की बात कर रहे हैं या इलेक्ट्रोकेमिकल सेल की बात कर रहे हैं? एंड ऑन द बिहाफ ऑफ दीज टू टाइप ऑफ द सेल्स, द चार्ज ऑफ एनोड एंड कैथोड विल बी डिफर टू ईच अदर। वो चेंज करेगा,
ठीक है। अब देखिए मैं यहाँ पे बात करता हूँ कि इसके अंदर चार्ज नेगेटिव और कैथोड कैसा हो जाए, पॉजिटिव, ठीक है। या फिर क्या हो जाए कि ये एनोड पॉजिटिव हो जाए और ये नेगेटिव हो जाए। तो ऐसा कब होगा, ये क्यों हो रहा है, ठीक है। तो ये तो कब है, एनोड नेगेटिव और कैथोड पॉजिटिव कब है, जब हम किसकी बात कर रहे हैं, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल की बात कर रहे हैं। मतलब इंटरकन्वर्जन इलेक्ट्रिक से केमिकल में अगर हो रहा है तो एनोड नेगेटिव कैथोड पॉजिटिव होगा। लेकिन जब भी हम इलेक्ट्रोलाइटिक सेल की बात कर रहे हैं, मतलब इंटरकन्वर्जन क्या है, केमिकल एनर्जी टू इलेक्ट्रिक एनर्जी है, तो ये क्या हो जाएगा, एनोड पॉजिटिव और कैथोड नेगेटिव हो जाएगा। अच्छा अब देखिए, लेकिन हमेशा एनोड पे क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है, ठीक है, ऑक्सीडेशन। और कैथोड पे हमेशा क्या होता है, रिडक्शन होता है। ये चीज़ आप हमेशा दिमाग में फिट करना, और इसी से ये कन्फ्यूजन दूर होगा कि भाई एनोड कब पॉजिटिव हो गया और कब नेगेटिव हो गया, ठीक है। हमेशा ये ध्यान रखना है कि एनोड पे ऑक्सीडेशन, कैथोड पे रिडक्शन होगा। सेल कौन सा है, इलेक्ट्रोलाइटिक, तो एनोड पॉजिटिव कैथोड नेगेटिव। सेल अगर इलेक्ट्रोकेमिकल है तो एनोड नेगेटिव कैथोड पॉजिटिव। अब जब भी हम इलेक्ट्रोलाइटिक और इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स को पढ़ेंगे, रिएक्शंस देखेंगे, तब हमें पूरी तरीके से समझ में आ जाएगा कि ऐसा क्यों है, हमारी मर्जी से नहीं है, इसका एक रीजन है। तो उस सेल के अंदर आपको पूरा समझ में आ जाएगा, तो इस चीज़ को याद रखना है, ठीक है। सो दिस इज over of the first lecture in this chapter, and we will meet with the electrolytic cell in the next lecture. Okay, thank you.